हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन गुरुजी एकेडमिक क्लासेस पर। यहाँ मैं आप लोगों को 10th आरबीएससी साइंस पढ़ाऊँगी। मैं नितिका गठाला, मेरी क्वालिफिकेशन है एमएससी नेट एंड बीएड। तो अभी यहाँ इस चैनल पे मैं आप लोगों को 10th बोर्ड पे फोकस करूँगी, स्पेशली 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं वीडियोस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, जिसमें मैं मॉडल पेपर से लेकर ब्लू प्रिंट तक डिस्कस करूँगी, जिसमें बोर्ड के हिसाब से आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आप मेरे से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको घर बैठे हुए मेरे वीडियोस मिल सकें। हेलो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन गुरुजी एकेडमी पे। मैं नितिका गठाला, मेरे साथ रहने के लिए आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज से हम लोग साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा दैनिक जीवन में रसायन। चैप्टर क्या होगा हमारा? दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस चैप्टर का ये नाम है। इस नाम को हम लोग विस्तार से देखें कि इसका मतलब क्या निकलता है। दैनिक जीवन, जो हमारी रूटीन की लाइफ है, इसके अंदर रसायन मीन्स जो रसायन है, इनका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। जैसे हमारे डेली रूटीन की लाइफ है, इसके अंदर हमारे जैसे क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, और जो भी डेली यूज़ में जो सामान हमारे काम में आता है, उसके अंदर जो ये रसायन है, इनका क्या क्या उपयोग है, और ये रसायन किस टाइप से ये हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं और कौन कौन से आते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा खाना है, उसको खट्टा मीठा करने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं और उनको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं अम्ल, क्षार। अम्ल को एसिड बोलते हैं, क्षार को बेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम जो पदार्थ पढ़ेंगे इसके अंदर, जो हमारा चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, इसमें वो होंगे अम्ल व क्षार। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार क्या होते हैं, इनकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, किन किन रासायनिकों ने इनको कैसे कैसे परिभाषित किया है, उनकी अलग अलग क्या क्या परिभाषाएं हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस चैप्टर में आप लोगों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अम्ल होता क्या है। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये अम्ल है, ये एक शब्द एसिडस, जो कि कैसा है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है खट्टा, से बना हुआ होता है। एसिडस से बना होता है। एसिडस क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। इसलिए यहाँ से ये एसिडस से क्या बनेगा? एसिड, जिसको हिंदी में हम अम्ल कहते हैं। अब दूसरा है हमारा क्षार। क्षार क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो दो रसायन हमने लिए हैं, अम्ल और क्षार। इसमें अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ये किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना है। फिर नेक्स्ट जो पदार्थ हमने लिया है वो है क्षार। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो ये क्षार और अम्ल हैं, इनकी क्या परिभाषाएं होती हैं
और ये परिभाषाएं जो रसायनज्ञों ने दी हैं, भिन्न भिन्न रसायनज्ञों ने अपने अपने अनुसार भिन्न भिन्न टाइप की परिभाषाएं दी हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये हमने पढ़ा अम्ल और क्षार। अब देखते हैं हम लोग लवण। लवण क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्षार। तो लवण किससे मिलके बने होते हैं, अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, अम्ल क्षार, इन दोनों की हमने अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया करने पे जो उत्पाद हमें मिलता है वो मिलता है लवण, और साथ में क्या निकलता है, जल, वाटर मॉलिक्यूल साथ में रिलीज होते हैं। यहाँ ये जो अभिक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो अम्ल और क्षार है ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, ना कोई इसमें अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, उदासीन टाइप का इनका नेचर हो जाता है। और यहाँ जो बनता है प्रोडक्ट में वो एक तो होगा लवण, दूसरा होगा जल, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया है उदासीनीकरण की, ये किस टाइप की होगी, ऊष्माक्षेपी टाइप की होगी। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा क्या होगी, निकलेगी। ये यहाँ हमने पदार्थ पढ़े, एक तो अम्लीय, एक क्षारीय और एक लवण। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये अम्ल है और क्षार है, अम्ल क्षार, ये मैंने आप लोगों को बता तो दिया कि इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है। अम्ल होता है खट्टा और क्षार है वो कैसा होता है, कड़वा। किस में, स्वाद में। लेकिन इनकी अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या होगी, ये परिभाषाएं अलग अलग रसायनज्ञों ने अलग अलग दी। सबसे पहले जो रसायनज्ञ आए वो आए आर्यनियस, और उन्होंने अम्ल और क्षार को अपने अनुसार परिभाषित किया और इनकी परिभाषा दी, और उन्होंने एक संकल्पना दी जिसको हम पढ़ते हैं आर्यनियस संकल्पना, इस नाम से पढ़ते हैं। इन्होंने इस संकल्पना में क्या बताया कि अम्ल कौन होता है, क्षार क्या होता है, और उसकी एक परिभाषा दी। ये परिभाषा क्या होगी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ आयन। तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन देते हैं। तो आर्यनियस थे, उन्होंने अपनी संकल्पना में अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में विघटित होकर OH- आयन देते हैं। जैसे मैंने अम्ल का उदाहरण लिया HCl, इसको मैंने जल में विघटित किया तो ये किस में टूटेगा, किस में विघटित होगा, H+ और Cl- में ये विघटित होगा। मीन्स इसने क्या किया, H+ आयन इसमें रिलीज किया, किस में, जल में।
अम्ल और क्षार होते हैं वो जल में विघटित होते हैं। जैसे ही हम लोग अम्ल और क्षार को जल में डालते हैं, घोलते हैं, वो अपने अपने अणुओं में विघटित हो जाते हैं। तो ये थे हमारे आर्यनियस साहब जिन्होंने अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। अब इनके अनुसार वे ही पदार्थ परिभाषित हो सकते हैं जिनके अंदर या तो हाइड्रोजन आयन हो या OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन हो, या उसको जल में विघटित होकर देते हों। अब कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता, तो हम उनको कैसे परिभाषित करेंगे उसको, इसलिए ये जो संकल्पना है ये ज़्यादा प्रचलित नहीं रही। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने उन पदार्थों को भी परिभाषित करने की कोशिश की जिनमें H+ आयन नहीं देते हों जो पदार्थ, और ना हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। आर्यनियस संकल्पना उन पदार्थों को परिभाषित नहीं कर पाया, अम्ल और क्षार की, जो पूरी तरह से विघटित नहीं हो पाते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन है वो जल में विघटित होकर नहीं दे पाते हैं। उनको परिभाषित करने के लिए दूसरी संकल्पना दी गई, और वो किसने दी थी? लोरी और ब्रोंस्टेंट ने दी थी। ये 2 रसायनज्ञ हैं। ब्रोंस्टेंट, लोरी, ये डेनिश रसायनज्ञ हैं। और ये अंग्रेज रसायनज्ञ हैं। इन दोनों ने मिलकर एक संकल्पना दी जिसको जानते हैं अम्ल क्षार ब्रोंस्टेट लोरी संकल्पना। इसके अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, व क्षार प्रोटॉन ग्राही पदार्थ होते हैं। जैसे ये अम्ल है Ha, और ये क्षार लिया हमने B। यहाँ क्या होगा कि जो अम्ल है ये प्रोटॉन देगा। प्रोटॉन कौन सा है? हाइड्रोजन। किसको देगा? इसको। यहां से ये विघटित हुआ H+ और A- आयन में। तो ये H+ क्या है? प्रोटॉन है। ये रिलीज कर रहा है, तो ये क्या हुआ? प्रोटॉन दाता हुआ। कौन? अम्ल। और ये प्रोटॉन कौन ले रहा है? क्षार। तो ये क्या हुआ? ये क्षार है, प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन को लिया है इसने, प्रोटॉन ग्राही। अब यहां ये जो A- बना है और यहाँ जो Hb बना है, यहाँ पे आयन Hb+, तो जो ये A- है इसने प्रोटॉन दिया है। मतलब ये है क्या? नेचर में क्या था? यहाँ पे Ha था अम्ल, A- क्या बन गया? संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। और ये क्या बन गया? ये बन गया संयुग्मी अम्ल। मीन्स अम्ल है वो प्रोटॉन को त्याग कर संयुग्मी क्षार बन जाता है, और जो क्षार है वो प्रोटॉन को ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल बन जाता है। ये बात बताई हमारे ब्रोंस्टेंट और लोरी साहब ने। लेकिन फिर भी ये लोग सभी पदार्थों को अम्लीय और क्षारीय के अंदर विभाजित नहीं कर पाए, उनको परिभाषित नहीं कर पाए। इसलिए ये जो संकल्पना है, ये कॉन्सेप्ट है, ये भी ज़्यादा नहीं चल पाया। क्योंकि इन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे दुर्बल अम्ल हुआ, दुर्बल क्षार हुआ, जो कंप्लीटली जल के अंदर विघटित नहीं हो पाते हैं, अपूर्ण विलय होते हैं, मीन से पूरी तरह से अपने आयनों में विभाजित नहीं हो पाते। ऐसे पदार्थों को अम्ल और क्षार
नहीं कह पाते। ब्रॉन्स्टेंट लोरी संकल्पना के बाद में हम जो तीसरी संकल्पना पढ़ेंगे वो है लुईस संकल्पना। क्योंकि जो ब्रॉन्स्टेंट और लोरी संकल्पना थी वो अम्ल और क्षार को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर पाई थी, ऐसे पदार्थों को परिभाषित नहीं कर पाई जो जल के अंदर पूर्णतः विघटित नहीं होते हैं, जो प्रोटॉन नहीं दे पाते, ऐसे पदार्थों को परिभाषित करने के लिए एक दूसरी संकल्पना आई, लुईस संकल्पना। लुईस कौन है? ये एक रसायनज्ञ हैं। इन्होंने इस संकल्पना में अम्ल और क्षार को परिभाषित किया। इस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा हम लोग देखेंगे कि इस संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। वे क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। मीन्स अम्ल क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन न्यून पदार्थ होंगे और क्षार हैं वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन ऋणी पदार्थ होंगे। मीन्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और इनमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, या फिर ऐसे पदार्थ हम लोग कह सकते हैं अम्लों को कि जिनका अष्टक अपूर्ण हो। अष्टक अपूर्ण हो मतलब बाह्यतम कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से कम है। और क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनके पास में ज़्यादा होती है। जो अंतिम कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनके पास में उपस्थित होते हैं, या इनके ऊपर क्या हो? माइनस चार्ज हो, यानी ऋणात्मक चिन्ह हो। जैसे OH माइनस मैंने लिया, A माइनस लिया, मीन्स यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म है। इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं और अम्ल क्या है? उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया इसका अम्ल और क्षार, यहाँ देखेंगे। अब ये अम्ल क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को। और क्षार क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागते हैं। लुईस संकल्पना में लुईस रसायनज्ञ ने अम्ल और क्षार को अपने अनुसार परिभाषित किया। तो यहाँ जो अम्ल है उसको क्या कहते हैं हम लोग? लुईस अम्ल। और जो क्षार होगा उसको क्या कहेंगे? लुईस क्षार। अम्ल कौन था? जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? ग्रहण कर रहा था, इलेक्ट्रॉन युग्म को। और जो क्षार था ये इलेक्ट्रॉन युग्म को त्याग रहा था। अब यहाँ ये जो अम्ल है, लुईस अम्ल जिनको हम कहते हैं, उनके हम उदाहरण देखेंगे। इसकी परिभाषा के अनुसार हमने क्या देखा था कि जो लुईस अम्ल हैं वे पदार्थ होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या उनका अष्टक है वो अपूर्ण होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। BF3 हमने लिया, एक Mg+2 लिया और एक हमने सोडियम +1 लिया। BF3 है, इसमें जो बोरोन है इसका ऑक्टेंट यहाँ कंप्लीट नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। ऐसे ही Mg+2 है, ये Mg होना चाहिए था तब उसका अष्टक पूर्ण होता, लेकिन यहाँ इसके ऊपर +2 का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये कमी पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। इसी प्रकार सोडियम है, ये भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये सारे किसके उदाहरण हुए? हमारे लुईस अम्ल के। अब हम लोग देखते हैं लुईस क्षार। लुईस क्षार क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको त्यागते हैं, मतलब इनका ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। कंप्लीट तो नहीं कह सकते, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यहाँ पे हैं, मतलब अष्टक प्रसारित हो रहा है यहाँ पे।
अष्टक प्रसारण, मतलब जिनका अष्टक है वो प्रसारित हो रहा है वे पदार्थ क्या होंगे, लुईस क्षार होंगे, यानी इनके पास में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे। इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे, जैसे मैंने उदाहरण लिया, वाटर लिया H2, इसमें H2 में जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये जो लोन पेयर हैं ये इनको त्याग सकता है। ऐसे ही मैंने उदाहरण लिया और अमोनिया का NH3, तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन है, इसके पास में क्या है, एक लोन पेयर है और ये इस लोन पेयर को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। मतलब ये जो उदाहरण है ये किसके हैं, लुईस क्षार के हैं। तो ये जो लुईस संकल्पना है अम्ल और क्षार की, ये अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसी के अनुसार सभी जो पदार्थ हैं उनको हम अम्लीय और क्षारीय में परिभाषित कर सकते हैं पूरी तरह से। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो अम्ल हैं, ये अम्ल और ये क्षार हमने पढ़े, इनको मैं आगे वर्गीकृत करके बताती हूँ। एक तो है प्रबल क्षार, दूसरा दुर्बल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। यहाँ क्षार, इसको भी मैं 2 तरीके से वर्गीकृत कर रही हूँ, प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार। अम्ल क्षार होते क्या हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अम्ल और क्षार है ये क्या है, जल में विलय। ये चीज़ मैंने बताई थी कि जो अम्ल और क्षार होते हैं ये जल में विलय होते हैं। ये अम्ल है, अम्ल को मैंने जल में घोला। जब ये अम्ल है ये पूरी तरह से जल में घुल जाता है, पूर्णतः विलीन हो जाता है, तो उन अम्लों को हम कहेंगे प्रबल अम्ल। और अगर ये अम्ल है ये जल में अगर पूरी तरह से विलय नहीं होता है तो उसको हम कहेंगे दुर्बल अम्ल। सेम इसी तरह से मैंने क्षार को लिया और मैंने इसको मिलाया जल के अंदर। अगर ये पूर्णतः विलयित है तो ये होगा प्रबल क्षार, और अगर ये अपूर्ण विलय है तो वो होगा दुर्बल क्षार। ठीक है, तो यहाँ अम्ल हम लोग देख रहे हैं, अम्लों के हम उदाहरण देखेंगे कुछ प्रबल और दुर्बल। H2SO4 है, ये प्रबल अम्ल का उदाहरण है क्योंकि ये पूरी तरह से जल में वियोजित होता है। ऐसे ही मैंने लिया HCl लिया, तो ये भी पूरी तरह से है।